हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर बायोमोलिक्यूल। और ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है। नीट और जेई में इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। बायो के लिए, नीट के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स इसको जूलॉजी के अंदर, बायो के अंदर, बॉटनी जूलॉजी में इसको देख लेते हैं। जेई वालों के लिए थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाला थोड़ा सा चैप्टर है, लेकिन है बहुत आसान। चलिए देखते हैं बायोमोलिक्यूल। नाम से पता चल रहा है मोलिक्यूल्स विच प्रेजेंट इन बायो, यानी कि जो बायोलॉजिकल मोलिक्यूल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में जिनको पार्टिसिपेट करते हैं, जो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मिलते हैं मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। एक एक करके हम इनकी स्टडी करते हैं। और सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल हम स्टडी कर रहे हैं ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हम इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। सबसे पहले देखें कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहां पर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। प्लांट एनिमल दोनों के अंदर ये मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम देखें कि जितने भी फ्रूट्स हैं या जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी एडिबल पार्ट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स के बने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट से जो हम पेपर यूज करते हैं, सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। तो देखें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ये बनते हैं। इसके अलावा हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CxH2OY, यानी यहां H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन पर अटैच्ड हैं, इसीलिए हमने कहा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में ये फॉर्मूला फॉलो हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन उनमें भी ये फॉर्मूला लग जाता है, जैसे एसिटिक एसिड, वहां भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन जनरल फॉर्मूला हम कार्बोहाइड्रेट का इसको मान सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स है ये, और ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑल, ये हम कहें जितने भी कार्बोहाइड्रेट, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट हैज एन एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अगर ये एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप फ्री स्टेट में है तो ठीक है, अदरवाइज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एसिटेल या हेमी एसिटेल की फॉर्म में भी अपने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शुगर्स, टेस्ट के बेसिस पर कि कैसा टेस्ट आता है जब हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है दो कैटेगरी में डिवाइड है, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर किसको कहेंगे? विच आर स्वीट इन टेस्ट, जैसे केन शुगर है, जो हम सिंपल टेबल शुगर जिसको बोलते हैं। स्वीट इन टेस्ट शुगर, और स्वीट टेस्ट में नहीं हो, नॉन स्वीट हो, नॉन शुगर। और जो टेस्ट में स्वीट होते हैं शुगर जो होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल इसके जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब एग्जाम्पल। नॉन शुगर के जो एग्जाम्पल हैं लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और इसके एग्जाम्पल जैसे स्टार्च एंड सेलुलोज। यानी नॉन शुगर मोस्टली पॉलीसेकेराइड होते हैं और शुगर मोस्टली मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। क्या होते हैं ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इसको देखते हैं हम यहां पर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, या नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, या नंबर ऑफ सिंपलेस्ट यूनिट। तो हम देखें ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जो सबसे सिंपल यूनिट होती है, इस सिंपल यूनिट को हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। सिंपल यूनिट किसको कहें? जिसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकें, जिसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं हो, वो होती है सबसे सिंपल, और वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में जो कार्बन है वो 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड में कार्बन नंबर 3 to 7 मिल जाएंगे। देखें दे आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट, सिंगल यूनिट, इसका आगे और ज्यादा इसमें हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दीज कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। एग्जांपल जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज, इसको हम एल्डोहेक्सोज भी कहेंगे।
एल्डो का मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, हेक्सोज यानी 6 कार्बन, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिसमें 6 कार्बन हो। फ्रक्टोज जिसमें कीटोन फंक्शन, कीटो हेक्सोज, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, हेक्सोज यानी 6 कार्बन। नेक्स्ट देखें सेकंड क्लासिफिकेशन, इसी के अंदर है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में मोर देन 1 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी, मोर देन 1, लेकिन कहां तक 2 to 9 सैकेराइड यूनिट होगी, मोनोसैकेराइड यूनिट। यानी ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 to 9 मोनोसैकेराइड में वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। देखें इसके अंदर, अब इसमें हम मेनली जो देखते हैं इसमें मेनली वो है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये है मेनली जो होते हैं, या फिर ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरह से 9 सैकेराइड यूनिट तक होती हैं। डाइसैकेराइड के जो कॉमन एग्जांपल है वो है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, तो हम कहें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल है रेफिनोज, जिससे हम 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ ओलिगोसैकेराइड आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, ये सब इनकी प्रॉपर्टी है स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसैकेराइड के बारे में। नेक्स्ट है, अगर मान लो मोर देन 9 या बहुत सारे यूनिट हो, पॉली यूनिट्स हो, तो इसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। दीज फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, लार्ज नंबर, और इनके एग्जांपल हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन, ये सब इनके एग्जांपल हैं पॉलीसैकेराइड के। नेक्स्ट देखें, अब हम एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स का, और मोनोसैकेराइड हमारे सिलेबस में 2 हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। चलिए देखते हैं पहले मोनोसैकेराइड के बारे में। द मोनोसैकेराइड्स आर बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। मोनोसैकेराइड जो नाम है किस पर बेसिस है, इसमें हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर। इसके बाद देखें, सिंस ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर मोनोसैकेराइड और आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं या तो वो खुद मोनोसैकेराइड होते हैं, या फिर जो मोनोसैकेराइड नहीं है वो हाइड्रोलाइसिस होकर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं। यानी ये क्या है, बेसिक यूनिट हो गई। मोनोसैकेराइड आर बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक यूनिट हो गई है। दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2nO, ये एक जनरल फॉर्मूला है। हालांकि कुछ मोनोसैकेराइड जैसे डीऑक्सीराइबोज में ये फॉर्मूला नहीं लग पाता है, लेकिन नॉर्मली ये फॉलो हो जाएगा, और 3 to 9 कार्बन इसमें अपने को मिलेंगे। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड अकर्स इन नेचर, 20 मोनोसैकेराइड नेचर में मिलते हैं, जिसमें से हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्टडी करनी है। ये हमारे सिलेबस में है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज, प्रिपरेशन करते हैं पहले ग्लूकोज की फिर फ्रक्टोज की। ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं पॉलीसैकेराइड से। कोई भी पॉलीसैकेराइड जैसे सेलुलोज, स्टार्च, इनका अगर हाइड्रोलाइसिस कराएं एसिडिक मीडियम में तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएं, और सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और वो ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बन रहा है। तो इसके हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिल जाएंगे। अगर फ्रक्टोज बनाना हो तो फ्रक्टोज भी हम सुक्रोज से बना सकते हैं, सेम मेथड जो ग्लूकोज के लिए है, ठीक है। ये तो हो गया प्रिपरेशन। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ग्लूकोज की अगर प्रॉपर्टी देखें, मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस स्वीट देन कैन शुगर, यानी सुक्रोज से ये इसकी स्वीटनेस थोड़ी सी कम होती है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, जैसा हमने कहा था ऑल कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीनिंग क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसीलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी बोल देते हैं। इट शो म्यूटा रोटेशन, क्या होता है म्यूटा रोटेशन वो तो हम इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा। आगे हम देखने वाले कि म्यूटा रोटेशन जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो शो करेंगे। ये भी रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है 102, यानी मेल्टिंग पॉइंट ग्लूकोज से कम है। नेक्स्ट है इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। जैसे ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं,
ग्रेप शुगर, ग्लूकोज को। वैसे ही फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर। ये हनी और जो जो पके हुए फल होते हैं, राइपड फ्रूट्स होते हैं, उनमें मिलेगा। इट इज सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज लिवोरोटेटरी। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और फ्रक्टोज है लिवोरोटेटरी। इट ऑल्सो शो म्यूटा रोटेशन, ये भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज ओपन चेन, ग्लूकोज चाहे फ्रक्टोज, दोनों ही ओपन चेन में भी होते हैं और दोनों ही साइक्लिक चेन में भी होते हैं, और इनमें एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है ओपन चेन साइक्लिक चेन में। चलिए देखें कैसे ये ओपन चेन से साइक्लिक चेन में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल मिडिल में दे रखा है, ये है ओपन चेन। पहले ग्लूकोज की देखें तो ये ग्लूकोज की ओपन चेन है डी ग्लूकोज। ये जो कैपिटल डी है वो वही जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा। तो यहां पर ये है डी ग्लूकोज ओपन चेन। जब इस ओपन चेन से ये साइक्लिक चेन में कन्वर्ट होंगे तो जो यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप है 5th कार्बन पर, ये एल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। एल्कोहल एल्डिहाइड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में हम देख चुके हैं कि ये एसिटेल, हेमी एसिटेल, ये सब बनते हैं। तो अगर एक ही एल्कोहल मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है एल्डिहाइड से तो वो बनता है हेमी एसिटेल। तो यहां पर जब इसमें रिएक्शन होगी तो हेमी एसिटेल बनेंगे। अब यहां पर हम देखें एल्डिहाइड का जो CO ग्रुप होता है प्लेनर होता है, और जब भी कोई प्लेनर रिएक्टेंट पर कोई रिएक्शन होती है और वो नॉन प्लेनर में कन्वर्ट होता है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर, ये इसमें हम कहें इनेंशियोमर्स बनते हैं, ठीक है ना। उस कार्बन पर ये कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई हो जाती है, दोनों साइड से अटैक होता है, मिरर इमेज वाला जो हम देखते हैं। तो यहां पर हम देखें जब इस CO ग्रुप पर अटैक होगा तो दो तरह के हेमी एसिटेल बनेंगे। एक इस तरह का बनेगा जिसमें OH और ऑक्सीजन सेम साइड में है, या ये कहें HOH सेम साइड में है। कार्बन फर्स्ट जो कार्बन है यहां पर, यहां जो फर्स्ट कार्बन है हेमी एसिटेल का, इसमें दोनों OH सेम साइड में है। तो दोनों OH यहां सेम साइड, इसको हमने बोल दिया अल्फा डी ग्लूकोज और ये बोल दिया बीटा डी ग्लूकोज। और इस तरह के जो हम साइक्लिक आइसोमर्स देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, और इसमें अगर फर्स्ट कार्बन पर डिफरेंस मिल जाए तो इनको हम कहेंगे दीज आर एनोमर्स। एनोमर यानी कि साइक्लिक ऑप्टिकल आइसोमर जिसमें फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, दीज आर एनोमर्स। तो फर्स्ट कार्बन पर यहां डिफरेंस। चलिए फ्रक्टोज के अंदर देखें तो फ्रक्टोज में भी ऐसा ही है, ये ओपन चेन है डी फ्रक्टोज ओपन चेन, और यहां पर हम देखें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है और जो लास्ट कायरल कार्बन का OH है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे यहां पर, और यहां ग्लूकोज से बनता है जैसे यहां पर साइक्लिक, वैसे ही फ्रक्टोज से भी बनेगा। लेकिन यहां पर हम देखें, इसको हमने एक नाम दिया फ्रक्टोपाइरेनोज। पाइरेनोज ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल सकते हैं। पाइरेनोज का मतलब होता है 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। तो यहां भी अल्फा और बीटा पाइरेनोज बन जाएंगे, फ्रक्टोज पाइरेनोज। तो ये फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएंगे। CH2OH, OH सेम साइड में है, ये बीटा हो गया, और यहां पर ये अल्फा हो गया। तो अल्फा और बीटा ये इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं। हम रिएक्शन में सिर्फ ग्लूकोज की रिएक्शन देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्लूकोज की रिएक्शंस हैं, एक ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की रिएक्शंस हैं। चले देखें ग्लूकोज की रिएक्शन। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक तरह से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है, एल्डिहाइड का। तो यहां पर हम देखें ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में कीटोन, और ग्लूकोज फ्रक्टोज होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। यहां देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा। तो डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर ये एक तरह से ग्लूकोज का टेस्ट भी है। नेक्स्ट देखें ऑक्सीडेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन है
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, ये हम कहें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये एल्डिहाइड का तो करेगा ही ऑक्सीडेशन, ये 1 डिग्री एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, और 1 डिग्री एल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बन जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, तो इससे पहले हम देखें, वेट हम पीछे वापस आते हैं, तो यहां पर जो हमने देखा था ये तो बना था ग्लूकोनिक एसिड, और अब जो बन रहा है ये ग्लूकोरोनिक या सेकेरिक एसिड, सेकेरिक एसिड भी कह सकते हैं। अब जो ऑक्सीडेशन से बन रहा है, इसमें अगर हम देखें, अगर ग्लूकोनिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन अगर करा देते तो भी हमें यहां पर सेकेरिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद ड्रास्टिक रिडक्शन। ड्रास्टिक रिडक्शन हम करा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। रेड फास्फोरस HI के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अपने को मिल जाएंगे, यानी N हेक्सेन मिलेगा, और फ्रक्टोज में भी N हेक्सेन मिल जाएगा, क्योंकि रेड फास्फोरस HI तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके सामने जो भी आएगा एल्केन बन जाएगा। ग्लूकोज भी एल्केन बन गया, फ्रक्टोज भी एल्केन, N हेक्सेन। तो ये रिएक्शन हमें क्या शो कर रही है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, कोई ब्रांचिंग में नहीं होते। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, और इसमें बनता है हाइड्रोजनेशन, यानी साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन ये तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन हमें ये शो कर रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड के अंदर। तो यहां पर हम देखें, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई तो हमें साइनोहाइड्रिन मिल गया। यहां पर साइनोहाइड्रिन मतलब एक ही कार्बन पर साइनाइड और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप की प्रेजेंस। एल्डिहाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हम देख चुके हैं, साइनोहाइड्रिन। अगर हम यहां पर देखें तो इसमें भी हम देखें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि CO ग्रुप जो है, CO ग्रुप यहां प्लेनर है, और प्लेनर पर जब भी अटैक होता है और sp3 में कन्वर्ट होता है तो मिरर इमेज जैसा ये बन जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन। ये भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल एमाइन की, जिसमें NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ हम ऑक्साइन फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर ये क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्साइन फॉर्मेशन कर लेगा, ये ऑक्साइन बन जाएगा, और ग्लूकोसा ऑक्साइन इसको हम नाम दे देंगे। बिल्कुल वैसी रिएक्शन जैसे एल्डिहाइड में हम देख चुके हैं, एल्डिहाइड में CO ग्रुप की रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन। ये रिएक्शन हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हम इसको एनसीईआरटी की तरफ से एक्स्ट्रा रिएक्शन मान लेते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन नीट में 2 बार आ चुके हैं, दोनों बार सिमिलर क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये होता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजीन के साथ। लेकिन अगर हम एक और फिनाइल हाइड्रोजोन से रिएक्शन करा दें, फिनाइल हाइड्रोजीन से, तो इसमें क्या होता है, ये जो एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, हम एक और फिनाइल हाइड्रोजन एक और फिनाइल हाइड्रोजन बनाएंगे, और उस फिनाइल हाइड्रोजन को हम नाम दे देते हैं ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन, और ग्लूकोज का है इसलिए ग्लूकोसाजोन। तो क्वेश्चन जो नीट में आया था वो ये आया था कि हाउ मेनी फिनाइल हाइड्रोजीन इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन फ्रॉम ग्लूकोज। तो यहां 3 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। देखो, हमें तो 2 मॉलिक्यूल ही नजर आ रहे हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, सेकेंड मॉलिक्यूल जो पास वाला OH है, एडजेसेंट OH, इसका ऑक्सीडेशन करता है, फिर थर्ड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट से रिएक्शन करता है। तो क्वेश्चन ये आया था कि ग्लूकोज के ओसाजोन में कितने फिनाइल हाइड्रोजन, 3 फिनाइल हाइड्रोजीन, 3 फिनाइल हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्रक्टोज में भी 3 यूज होते हैं, दोनों में ही 3 यूज होंगे। इसके बाद ये तो थी रिएक्शंस। अब हम आते हैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है उसको चेंज कर दे, स्पेसिफिक रोटेशन को, तो इसको कहेंगे म्यूटा रोटेशन। देखिए क्या है म्यूटा रोटेशन। द 2 फॉर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज
exist as separate crystalline form and have different melting point and optical rotation, D-glucose, alpha D-glucose and beta D-glucose। तो इसमें ये कह रखा है कि जैसे जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा, अल्फा और बीटा ग्लूकोज दो अलग अलग फॉर्म होती हैं, दोनों का रोटेशन अलग अलग होता है। यहां पर दोनों का रोटेशन हमने इसमें अलग अलग, वैल्यूज अलग अलग हैं, प्लस में 112 प्लस में 19, तो डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम देखें इसमें, when either form is placed in solution it slowly form the other via the open chain aldehyde form and the gradual changes in specific rotation is attributed to the establishment of equilibrium between forms। अब देखें इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये दो अल्फा और बीटा हमें दो जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं, इनको हम अगर एक सॉल्यूशन में रख दें, फ्रेशली सॉल्यूशन जो बनाया है, तो उसमें क्या होगा कि स्लोली उसमें चेंज आता चला जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन में वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आता चला जाएगा, और इसी चेंज को ही हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो हमने क्या कहा है, द फाइनल वैल्यू जो होती है +52.7। देखो स्टार्टिंग में कितना था 112 या फिर 19, और वो फाइनली चेंज किसमें हो गया 52.7, इसमें चेंज हो गया। तो इस चेंज होने को ही हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और ये चेंज होना, ये जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं इन सब की प्रॉपर्टी है। ऑल रिड्यूसिंग शुगर शो म्यूटा रोटेशन, जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे। इसीलिए हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने कहा था कि ये है म्यूटा रोटेशन दोनों शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद टेस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। चलिए देखते हैं टेस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो टेस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। जैसा हमने कहा था ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्लूकोज है। फ्रक्टोज ये टेस्ट नहीं देगा, टोलन रिएजेंट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ। तो टोलन रिएजेंट जो होता है ये तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये ग्लूकोज से भी रिएक्ट कर लेगा और फ्रक्टोज से भी रिएक्ट कर लेगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों से रिएक्शन कर लेगा यहां पर। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, तो हाँ ये देखें टोलन रिएजेंट जो होता है वो कौन कौन से कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, जिन से रिएक्शन करेगा उसको हम रिड्यूसिंग शुगर में काउंट करेंगे। और रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर उसके अंदर हम कहें हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होना चाहिए, यानी CO कीटोन ग्रुप के पास CH2OH ग्रुप होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए या फिर हेमी एसिटाइल होना चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हेमी एसिटाइल, ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उसमें या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। ये जब होते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और रिड्यूसिंग शुगर जितने भी होंगे, हम कहें ऑल मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, तो जितने भी मोनोसेकेराइड हैं वो तो रिड्यूसिंग होंगे। डाइसेकेराइड में हेमी एसिटाइल होना चाहिए। तो यहां मोनोसेकेराइड की बात चल रही है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में ये CU2O का रेड प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जैसे टोलरेंट एजेंट के साथ या सिल्वर मिरर बनाते हैं यहां पर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 देन ब्लैक शुगर चारकोल इज ऑब्टेन्ड। तो जैसे हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये बिल्कुल बर्न हो जाता है और बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ग्लूकोज फ्रक्टोज का एक टेस्ट है। चलिए इसके बाद हम स्ट्रक्चर पर आते हैं। हम वैसे तो स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इसकी थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये जो डी ग्लूकोज ओपन चेन में हम इसको डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन जो है वो डी कॉन्फ़िगरेशन वाला है। इसमें क्या होता है, लास्ट कायरल कार्बन जो है इसका ऑक्सीजन एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जैसा हमने कहा था sp2 कार्बन है, दोनों साइड से अटैक होगा। तो दोनों साइड से जब अटैक होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये बन जाएंगे। ये इस तरह से रहेगा, ये भी डी ग्लूकोज ही, लेकिन अल्फा और बीटा एनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज में भी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये CO ग्रुप पर अटैक करेगा और अगेन CO प्लेनर है, और अगर प्लेनर है तो दोनों साइड से अटैक होगा और इस तरह से ये अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ और इसमें देखें स्ट्रक्चर के अंदर, पायरेनोज स्ट्रक्चर, और पायरेनोज ये हम पहले भी देख चुके हैं। पायरेनोज यानी 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, पायरेनोज, क्योंकि ये पायरेन से मिलकर बन रहा है। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होती है फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज में 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन वाली। जैसे ये हमने फ्रक्टोज की इसमें फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बना रखी है। जैसे पायरेनोज पायरेन से बनता है, फ्यूरेनोज वर्ड फ्यूरेन से बनेगा। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर यहां पर, ये हावर्थ स्ट्रक्चर बोलेंगे हम इसको, जिसको जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट अब आते हैं डाइसैकेराइड पर। डाइसैकेराइड जिसके हम कहें हाइड्रोलाइसिस से 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे, 2 मोनोसैकेराइड। इसमें हम 3 जो डाइसैकेराइड हैं इनकी स्टडी करते हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं सुक्रोज को। सुक्रोज, इट इज द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड एंड इज प्रेजेंट इन शुगर कैन, इसीलिए नाम दे देते हैं केन शुगर, क्योंकि शुगर कैन में मिलता है। इट कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो जो अल्फा और बीटा आइसोमर्स थे, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनेगा, दोनों आपस में कंबाइंड होंगे। और कंबाइंड कैसे होते हैं, इनमें जो बॉन्ड बनता है, मोनोसैकेराइड जब आपस में कंबाइंड होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहां जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा ये कैसे बनेगा, C1 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन कंबाइंड होकर बनेंगे ये यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखिए जैसे अल्फा डी ग्लूकोज इसका फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, इनमें कॉम्बिनेशन से बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और हम देख रहे हैं इस सुक्रोज में कहीं भी कोई भी फ्री एल्डिहाइड या हेमी एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होगा। देखें इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जस्ट लाइक ग्लूकोज। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, क्योंकि म्यूटा रोटेशन किसका आइडेंटिफिकेशन था, रिड्यूसिंग शुगर का, और सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग, तो ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। सुक्रोज डू नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट, क्यों नहीं करता टोलन रिएजेंट को रिड्यूस, क्योंकि न तो इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही हेमी एसिटिल, क्योंकि जब ये कंबाइंड होते हैं, जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज कंबाइंड होते हैं तो ये एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल या फिर कीटाइल, एसिटाइल या कीटाइल में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन हम कहें रिड्यूसिंग के लिए तो हमें हेमी एसिटाइल की जरूरत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो हम हाइड्रोलाइसिस देख रहे थे सुक्रोज का। सुक्रोज हमने ये देख लिया था कि इसका कंपोनेंट क्या है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं तो ये कौन कौन से कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये उन्हीं कंपोनेंट में डिवाइड होगा जिनसे ये बना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखें कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज विद हॉट डाइल्यूट एसिड और बाय इन्वर्टेज एंजाइम है जो ईस्ट में मिलता है अपने को, ए मिक्सचर ऑफ इक्वल मोल ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ये अल्फा डी फ्रक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज इनसे मिलकर बन रहा था और इन्हीं से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हम देखें इन्वर्टेज एंजाइम जो है सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि सुक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो +66.5 है, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज अगेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है +53, और फ्रक्टोज जो कि लीवो रोटेटरी है इसका जो वैल्यू है -92, ये है स्पेसिफिक रोटेशन। अब हम इसमें देखें कि सुक्रोज जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ग्लूकोज ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो हम देख रहे हैं कि फ्रक्टोज का जो रोटेशन है यानी नेगेटिव में रोटेशन ज्यादा मिल रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा
इससे ये मिलेगा अपने को कि जो डी फ्रक्टोज, क्योंकि इसमें लार्ज नेगेटिव रोटेशन है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो अपने को कैसा मिलेगा, लिवो रोटेटरी, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो यहां ओवरऑल जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को वो मिलेगा लिवो रोटेटरी। स्टार्टिंग थी डेक्स्ट्रो रोटेटरी से, यानी सुक्रोज, और प्रोडक्ट मिल रहा है लिवो रोटेटरी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्फ़िगरेशन, जो इसमें रोटेशन है वो जस्ट रिवर्स हो गया है। और जब रिवर्स हो जाए तो यानी इन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को कहा है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। इसीलिए सुक्रोज को हम बोल देते हैं इन्वर्ट शुगर, क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस से जो रोटेशन मिलता है अपने को जस्ट अपोजिट मिलता है रोटेशन। ठीक है, तो ये था सुक्रोज के बारे में। दो और डाइसैकेराइड हैं जिनको अभी हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनकी नेमिंग जो बता देते हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं, जो है अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है, दोनों ग्लूकोज होते हैं उसमें। और इसके अलावा ये है लैक्टोज, और लैक्टोज जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। माल्टोज एंड लैक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर, और दोनों में ही म्यूटा रोटेशन शो होगा। ठीक है, इसके अलावा वहां से कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, मेन सुक्रोज से बनता है। और हाँ, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहेंगे, जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है। नेक्स्ट देखें इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड। हमारे सिलेबस में 3 पॉलीसैकेराइड हैं, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। पॉली का मतलब है बहुत सारे, सैकेराइड मतलब यूनिट्स, यानी अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराएं तो बहुत सारे यूनिट अपने को मिलेंगे हाइड्रोलाइसिस से। यहां पर हम देखें, इट इज द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड एंड इट प्रेजेंट इन द शुगर। सॉरी, यहां पर एक सेकेंड, हां, इसमें ये जो पेज है, पॉलीसैकेराइड यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये है एमाइलम, स्टार्च। फर्स्ट हम पॉलीसैकेराइड देख रहे हैं स्टार्च। और स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो होता है, इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेजिटेबल किंगडम। वेजिटेबल किंगडम में सबसे ज्यादा अपने को यह मिलता है स्टार्च, क्योंकि हमने कहा स्टोर फूड ऑफ प्लांट, और स्टोर फूड ऑफ प्लांट का मतलब जो भी एडिबल पार्ट्स होता है वो एक तरह से स्टार्च रहेगा। इट अकर्स इन द लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, सब में इनका एग्जिस्टेंस रहेगा। कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन व्हीट, कॉर्न, बार्ले, राइस, पोटैटो, नट्स, बहुत सारे इसके जहां पर ये मिलता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट जो फूड इंटेक करते हैं उसका सबसे ज्यादा जो मेजर कंपोनेंट है वो ये है यहां पर स्टार्च। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्च सब्सटेंस लाइक पोटैटो, व्हीट एंड राइस। इन सबसे अपने को स्टार्च मिल जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। जो भी पॉलीसैकेराइड हैं, पॉलीसैकेराइड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक लीनियर कंपोनेंट और एक ब्रांच्ड कंपोनेंट। इसमें से जो लीनियर कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं एमाइलोज, और जो ब्रांच्ड कंटेंट होता है इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन क्या, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड। तो ये तो है किसके लिए, स्टार्च के लिए, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। उसमें से एमाइलोज जो है वाटर सोल्यूबल है और डीप ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ। आयोडीन जो स्टार्च का टेस्ट भी है, आयोडीन टेस्ट, तो उसमें एमाइलोज की वजह से। एमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल होता है और कोई कलर नहीं देता। नेचुरल स्टार्च जो होगा उसमें 10 to 20% एमाइलोज एंड 80 to 90% जो होगा वो एमाइलोपेक्टिन होगा, यानी ब्रांचिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, पहले एमाइलोज के बारे में देखते हैं। जो हमने कहा ना लीनियर स्ट्रक्चर एमाइलोज, और एमाइलोज में क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन होगी पॉलीसैकेराइड में, और इसके अंदर जो यूनिट्स होंगी ये होंगी डी ग्लूकोज की यूनिट्स, लीनियर वे में होंगी। अब जब कनेक्टेड होंगी तो कोई बॉन्ड भी बनेगा, और बॉन्डिंग कौन सी होगी इसके अंदर, ये होगी 1,4 लिंकेज। 1,4 लिंकेज यानी एक यूनिट का फर्स्ट कार्बन, सेकंड यूनिट का फोर्थ कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करेंगे, और ये इस तरह से एक पॉलीसैकेराइड की लीनियर चेन बन जाएगी जिसको हम कहेंगे एमाइलोज। The molecular weight of amylose range from 10,000 to 50,000. 10,000 to 50,000 इसमें molecular weight होगा।
एमाइलोज का। और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो 60 to 300 डी ग्लूकोज यूनिट्स इसके अंदर होंगी। इसके बाद सेकेंड, ये जो स्ट्रक्चर है एमाइलोज की, आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन, अगेन फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन, इस तरह से ये जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर एमाइलोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एमाइलोज। नेक्स्ट देखें एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होगा और इसमें ब्रांचिंग होगी। एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर पॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट 300 to 600, यानी इसमें यूनिट ज्यादा होंगी, 300 to 600, वहां तो था 60 to 300, यहां 300 to 600। देखें इसकी स्ट्रक्चर को, तो यहां पर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें। एमाइलोपेक्टिन में स्ट्रेट लिंक भी होते हैं और ब्रांच लिंक भी होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एमाइलोज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, बीच बीच में जो ऑक्सीजन है ये ब्रांचिंग भी करेगा, ये ब्रांचिंग करेगा, और इसको हम यहां पर, इसको पूरे बोर्ड के ऊपर हम विजिबल नहीं कर पाए हैं। यहां पर साथ में जैसे ये ऑक्सीजन, तो ये यहां पर ब्रांचिंग भी होगी, यहां पर बीच बीच में ब्रांचिंग भी होगी। तो ब्रांचिंग जो होगी वो 1,6 में होगी। लीनियर तो बनेंगे 1,4 तो लीनियर, और 1,6 ब्रांचिंग में। तो दो तरह की लिंकेज मिलेगी यहां पर अपने को, 1,4 एंड 1,4 और साथ में कहे 1,6, इस तरह की लिंकेज आपको, जैसे 1,4 तो ये हो गई, और 1 के साथ में ये सेकेंड मॉलिक्यूल के 6th कार्बन के साथ बनाएगा, तो यहां कुछ बनेगी ब्रांचिंग, तो साथ में ब्रांचिंग भी बनती चली जाएंगी। इसके बाद हम अगर स्टार्च का यूज देखें, क्या यूज है, जैसे हमने कहा एडिबल पार्ट्स जो होते हैं वो स्टार्च के ही बने होते हैं। तो यहां एज द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, फूड जो पार्ट्स हैं इसका सबसे ज्यादा जो अमाउंट है ये स्टार्च ही बनाता है। इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर में, इन सब में इनका स्टार्च का यूज हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड जो पॉलीसेकेराइड है वो है सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में मिलता है, हालांकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में ही मिलती है, प्लांट सेल वॉल। अगर सेलुलोज को हम कॉमन लैंग्वेज में कहें, सेलुलोज का जो यूज है, सेलुलोज मतलब फाइबर, और फाइबर कौन से, जो कॉटन फाइबर जिसको बोलते हैं, तो कॉटन फाइबर एक तरह से क्या है, सेलुलोज ही है। सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल। वुड इज अबाउट 50% सेलुलोज एंड रेस्ट इज लिग्निन। तो वुड जो है, जो हम वुड काम में लेते हैं प्लांट से, इसमें 50% सेलुलोज होता है और रेस्ट ऑफ पार्ट वो है लिग्निन। इसके बाद है कॉटन एंड पेपर आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो जो भी हम पेपर देखते हैं, बुक्स के हों, नोटबुक के हों, न्यूज़पेपर हों, कोई भी कागज जिसको हम कहें पेपर, वो सारे सेलुलोज के बने होते हैं। इसके अलावा जनरल फॉर्मूला जो है ये है C6H10O5N, यानी इतने ये यूनिट जो है इसकी रिपीटेड यूनिट्स होंगी सेलुलोज के अंदर। इसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ वैसे ही होगी जैसे हमने स्टार्च की स्ट्रक्चर देखी थी। सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड बाय एंटायरली डी ग्लूकोज, सारे ही इसमें डी ग्लूकोज होते हैं, डी ग्लूकोज की एक चेन बनी होगी यहां पर। These units are joined by बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी इसके अंदर, और वो कौन सी होगी, वही 1,4 लिंकेज, ये 1,4 लिंकेज होगी इसके अंदर सेलुलोज के अंदर। द मोलिकुलर वेट ऑफ सेलुलोज रेंजेस फ्रॉम 50,000 to 5 लाख, 50,000 to 5 लाख, या यूनिट्स की बात करें तो 300 to 2,500 डी ग्लूकोज यूनिट्स। इसके बाद अगर हम देखें सेलुलोज का यूज क्या है, तो जैसे अभी हमने कहा पेपर इंडस्ट्री जितनी भी है, या जो थ्रेड्स हैं, जो इसके कॉटन फाइबर जो हैं, वो सारे। सेलुलोज इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको हमने कहा कॉटन, कपास जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉटन जो बनता है, जो थ्रेड बनते हैं, कॉटन के धागे जो बनते हैं, वो यही है सेलुलोज। सेलुलोज ऑन नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट, या कॉर्डाइट भी बोलते हैं, सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। अब देखो इसके अंदर सेलुलोज तो है नेचुरल,
और इसमें हमने नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से रिएक्शन कराई, ये है सिंथेटिक। और नेचुरल प्लस सिंथेटिक का कॉम्बिनेशन सेमी सिंथेटिक, यानी ये जो बन रहा है गन कॉटन या कॉर्डाइट, ये है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल। ठीक है ना, इसको हम पॉलीमर में डिस्कस भी करेंगे। कॉटन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन ये कंपाउंड के नेम है जो सेलुलोज का बनता है। गन कॉटन जो नाम भी दिया गया है किसको, इस सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो है अपना पॉलीमर, ये है ग्लाइकोजन। सॉरी, लास्ट जो पॉलीसेकेराइड है ये है ग्लाइकोजन, और इसको हम कह सकते हैं स्टोर फूड इन एनिमल्स, स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल। जैसे स्टार्च प्लांट्स में, वैसे ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में। और कहां कहां मिलेगा, इट इज फाउंड इन लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड मसल्स में मिलेगा। इसके अलावा ये जो है रिच सोर्स है इसका, और इसके अलावा मशरूम में भी मिलता है, ईस्ट, मशरूम, इन सब में भी मिलेगा। ईस्ट में यानी फंगस में भी अपने को देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन और स्टार्च की स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस है वो ब्रांचिंग को लेकर है। ग्लाइकोजन में जब ब्रांचिंग स्टार्च के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो देखें इसके अंदर स्ट्रक्चर में वही ग्लाइकोजन जो है ये एमाइलोपेक्टिन की तरह ही है। 1/6 लिंकेज होगी ब्रांचिंग के लिए और 1/4 लिंकेज होगी लीनियर के लिए। ग्लाइकोजन हैज बीन फाउंड टू बी इवन मोर ब्रांच स्ट्रक्चर, तो इसमें स्टार्च के कंपैरिजन में जो ब्रांचिंग होगी वो ज्यादा होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। और इसने कह रखा है फॉर एवरी 12 to 18 ग्लूकोज यूनिट, इनमें इतनी ज्यादा हो जाती है। द मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लाइकोजन इज हायर देन एमाइलोपेक्टिन एंड इट रेंज फ्रॉम 1 lakh to 5 lakh, 1 lakh to 5 lakh, इतना ज्यादा इसका मोलिकुलर मास होता है। या यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स की बात करें तो 600 to 3000 इसमें डी ग्लूकोज यूनिट्स होंगी। तो ये है ग्लाइकोजन, स्टोर फूड ऑफ एनिमल। अब हम कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट की। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर, अब हमारी बॉडी में फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी के अंदर जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इनका होता है ऑक्सीडेशन यानी रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है ऑक्सीडेशन। और इसमें हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 22,872 किलोजूल एनर्जी अपने को मिलेगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये जो एनर्जी अपने को मिलेगी पर मोल, तो यहां पर हम देखें कि इसका इंपॉर्टेंस किसमें हो गया, एक तरह से ये एनर्जी प्रोवाइडर हैं हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी प्रोवाइडर, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। फ्री सुक्रोज पर्टिकुलरली ग्लूकोज आर इंपॉर्टेंट शुगर फ्यूल इन द नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, इसीलिए ये जो ग्लूकोज है इसको हम एक तरह से ब्रेन शुगर भी बोल देते हैं ग्लूकोज को। क्यों, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा रोल है। अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, आपने देखा होगा जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम उस वक्त स्लो हो जाता है। तो ग्लूकोज बहुत जरूरी है यहां पर मसल्स, इसके अलावा मसल्स में और बाकी जितने भी टिश्यूज हैं इन सब के लिए भी ग्लूकोज बहुत जरूरी है। इन कंबाइंड फॉर्म द पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें, ये तो था ग्लूकोज, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन का राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, और इनका इंपॉर्टेंस है डीएनए आरएनए में। डीएनए आरएनए में पेंटोज शुगर जो है इसका, इसके अलावा ये जो कोएंजाइम्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए आरएनए, इन सब में इनका यूज है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का यूज बहुत ज्यादा है। तो ये था बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखेंगे अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। थैंक यू।